बहुत मॉडल ऑफ एटम कर लिया है ना सारे बच्चों ने। तो लास्ट क्लास में देखो जो डिस्कस कर रहे थे हम, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेटल का सरफेस है, ऐसा हमारा सेटअप था, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, उसको हमने किससे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। मटेरियल कैसा था, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसके ऊपर हमने क्या किया, फोटॉन्स को फॉल कराया, फोटॉन्स ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, ठीक है। अगर न्यू की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर लैम्डा की बात करें, म्यू की बात करें तो मैक्सिमम होगा, और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा फॉर अ गिवन एनर्जी। तो हमने देखा था कि मिनिमम एनर्जी का जब फोटोन इस पे फॉल करेगा तो जिस मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो जाएगा उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। ये जो मेटल है ये कितना मजबूत है या फिर कितने इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा आपका वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये भी एनर्जी ही है, इसलिए फाई भी क्या होगा आपका h न्यू नॉट, ठीक है। अगर न्यू नॉट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या हो जाएगा आपका h न्यू, ठीक है। तो अगर फाई बराबर है ep के तभी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मतलब मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वर्क फंक्शन, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से फोटो करंट प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो फोटो करंट है इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एक्स्ट्रा काइनेटिक, एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी भी बच जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बच जाएगी, मैक्सिमम, ये तो आपका था h न्यू, और ये क्या था, मिनिमम एनर्जी। अब इसके अलावा जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलते हैं के मैक्स। आगे मेरी बात समझ में, इसको लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके के मैक्स तक। इतनी भी बात समझ में आती है? अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो गया लास्ट क्लास का, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बच्चों। इंटेंसिटी आपने अपने लाइफ में बहुत बारी सुना होगा, किसी भी चीज की इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग, व्हाट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बताएंगे क्या होगा, बताओ। जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सरफेस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम विल बी इंटेंसिटी, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड किस पे करेगा बताओ। जो फोटो करंट जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोटो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उतनी ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। तो इंटेंसिटी को मैं क्या बोल सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के।
ये बात समझ में आती है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको तो इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ न्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है उसका कोई नाता नहीं होता है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ किससे नाता होता है? फ्रीक्वेंसी से, न्यू। और न्यू में भी अगर मैं इसको बोल दूं न्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि यही है क्या है आपका फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। आपने लाइन स्ट्रेट लाइन का देखा हुआ है क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, होता है कि नहीं? न्यू नॉट को एक कांस्टेंट वैल्यू, हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सिर्फ, ठीक है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? h न्यू। ये हो गया आपका y एक्सिस। अगर मैं ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखना मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गया? y काइनेटिक एनर्जी, m x क्या हो गया आपका? न्यू। m क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों इसका? और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका? नेगेटिव में आ गया इंटरसेप्ट, ठीक है? स्लोप क्या है? ये इसका h, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। और इस पॉइंट पे जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा? न्यू नॉट के। मैं ग्राफ नीचे इसलिए नहीं लेकर गई हूँ, एच न्यू, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा ना जब वो बराबर हो जाएगा, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, मतलब न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। मैं ग्राफ को नीचे इसलिए नहीं ले गई क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। ये ग्राफ समझ में आ गया? सिंपली हमने क्या किया है, इसमें y इक्वल्स टू mx प्लस सी लगा दिया है। अब हम आते हैं किस पे? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी पे। अब देखो इंटेंसिटी में बढ़ाती जा रही हूं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और आपका फोटो करंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? अगर आपका काइनेटिक एनर्जी में बोलूं, ये है, और ये है आपका इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहेगी चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ती जाए, ठीक है? तो ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ पूछा जाता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है? बोथ ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ये दोनों ग्राफ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रॉन, के मैक्स जो है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, व्हेन फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ई मैक्स हमसे पूछ रहा है, व्हेन फोटोन ऑफ वेवलेंथ 410 नैनोमीटर इज फॉलिंग, ठीक है? 410 नैनोमीटर का फॉल कर रहा है मेटल पे, नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है। जब 410 नैनोमीटर का वेवलेंथ का फोटोन फॉल कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है आपका, एक सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें कैलकुलेट करना है 5 न्यू नॉट एंड लैम्डा। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एच सी बाई लैम्डा वाला, ठीक है? एच सी की वैल्यू आपने वही रखनी है, प्रोवाइडेड लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। चलो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाती है? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाती है।
फाई की वैल्यू यही होगी आपकी, ये फाई, ये आपका गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और एचसी में जो आप ये वैल्यू लिखते हो तब भी आपका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में करेंगे 4100 हो जाएगा, 4100 माइनस 5, ये देखोगे ये लगभग किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 - 2, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैम्डा नॉट की, तो 5 की जगह पुट कर दो, 5 क्या है हमारा, hc अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये आ गया 1 = 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट आ गया आपका 12,400, ठीक है। और आप न्यू निकाल लोगे, न्यू नॉट निकालोगे कैसे, c = न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा आपका न्यू नॉट, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो इस बार टेस्ट में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस डाले थे या एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस डाले थे वो हो गए थे सॉल्व, बच्चों बताओ प्लीज, हो गए थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जितना पढ़ाया था उसमें से मैंने पूरी क्वेश्चन की कोशिश की थी कि मैं सारे क्वेश्चंस डालूं, ठीक है। अब हम आते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जब प्लैंक ने अपना थ्योरी दे दिया था, थ्योरी प्लैंक ने किस बेसिस पे दिया था, किस नेचर के बेसिस पे दिया था, पार्टिकल नेचर, और वेव और मैक्सवेल ने किस पे दिया था। तो इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। प्लैंक ने सिर्फ ये प्रूव किया था, बोहर ने कोई एटॉमिक थ्योरी नहीं दी थी, प्लैंक ने सिर्फ ये प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो लाइट है उनका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। फिर आएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम बीएमए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो बोहर मॉडल ऑफ, देखो रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था, उसके बाद कोई मॉडल नहीं आया था। रदरफोर्ड मॉडल के बाद सारे साइंटिस्ट इसमें लग गए थे कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है, ये सारी चीजें डिस्कस होने लगी थी। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद सीधे बोहर आया था जिसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मॉडल है, क्वेश्चन आता है वन लाइनर कि किस चीज पे बेस्ड था। इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे ही मैंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम आते ही आपको क्या हो गया दिमाग में कि किस नेचर पर होगा, पार्टिकल नेचर पर होगा, ठीक है। तो इट वाज बेस्ड ऑन Bohr's model of atom was based on classical law of physics and quantum mechanics, which was supporting the particle nature of electron, ठीक है। ये तीन बातों पे बेस था। अब हम देखेंगे कुछ postulates थे। postulates मतलब क्या होता है, assumptions। कोई भी साइंटिस्ट अपनी कोई भी थ्योरी देता है, जैसे कि हमारे डाल्टन आए थे, रदरफोर्ड आए थे, थॉमसन आए थे, ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देता है, वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होती हैं, वो कुछ चीजें अज्यूम करके चलता है और बाद में वही एजम्पशंस को प्रूव करता है, ठीक है। तो ऐसे होती है कोई भी डिस्कवरी, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पोस्टुलेट। जो मेन की पॉइंट्स होते हैं या जो इनको हम बोल सकते हैं जो एजम्पशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ध्यान से सुनेंगे, नोट्स आपने ऑलरेडी बना लिए हैं, मैंने सिर्फ 1 by 1 पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पोस्टुलेट्स में पहला असम्पशन था कि जो एटम होता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है हमारा न्यूक्लियर पार्ट
जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला assumption ये था। दूसरा assumption क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी क्या बोला, एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दीज ऑर्बिट्स, फिक्स्ड स्टेशनरी जो सर्कुलर पाथ होता है उन्हीं को हम ऑर्बिट बोलते हैं, और जिसपे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब देखो इसने अपना दिमाग लगाया विद फिक्स्ड एनर्जी। क्या दिमाग लगाया कि ये देखो रदरफोर्ड से चालू निकला, रदरफोर्ड बेचारे ने क्या किया था, उसने बोल दिया था कि हाँ हमारे जैसा प्लैनेट का मॉडल है वैसे ही एटम का मॉडल है। उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि प्लैनेट तो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उसको आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं, माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसने ये गलती की थी, और उसकी इस गलती की वजह से क्या हुआ था, उसने क्या बोल दिया था कि एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, उसने ऐसा कुछ assumption नहीं लिया था। तो फिर मैक्सवेल ने बोल दिया था कि एनर्जी फिक्स नहीं है, तब तो एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स्ड, ये जो ऑर्बिट है फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ, स्टेशनरी पाथ जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, फिक्स स्टेशनरी पाथ जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट, उसमें रिवॉल्व करता है विद फिक्स्ड एनर्जी। दोनों पॉइंट समझ में आ गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना। अब तीसरी बात क्या बोली थी कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं ये, इसका कोई नंबर नहीं होता। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा KLMN, KLMN पढ़ा था ना, याद है अगर 10th में पढ़ाई की थी तो। लेकिन फिर बच्चों को लगता है ये तो 4 ही होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये 4 नहीं होते हैं। लिख लो KLMNO PQRST UV WXYZ Z1 Z2 Z3 Z4, कितना भी इनफाइनाइट तक चले जाओ ये एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तभी तो नए नए पार्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, नए नए एटम्स का आविष्कार इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है, आप इसको कितना भी ऑर्बिट को एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब कि किसी भी एटम में कितने स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट, तीसरा पॉइंट बोला था, इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट इन एनी एटम, तीसरी पॉइंट। ठीक है, अब पहला 3 पॉइंट समझ में आ गया, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं। अब इतने सारे स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं। अब देखो मैंने तो इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में कितना बनाया है, एक ही ऑर्बिट बनाया है, लेकिन मैं चाहूं तो एक यहाँ पे भी बना लूं, एक यहाँ पे भी बना लूं, एक यहाँ पे भी बना लूं, बना सकती हो ना, मेरे को कोई रोकेगा थोड़ा ना, आप भी बना सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। अब फिर मैं इसके बीच में भी बना सकती हूँ, क्यों नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये इलेक्ट्रॉन किस में एग्जिस्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे जिनका जो एनर्जी है, एनर्जी छोड़ो पहले एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जिनकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल हो एक नंबर, एक स्पेशल नंबर का। वो स्पेशल नंबर क्या है, h आपको पता है क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और अपॉन 2 आपको पता है इट्स अ कांस्टेंट नंबर, एंड पाई क्या होता है 3.14। तो एंगुलर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे
जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो NH अपॉन 2 पाई, मतलब H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वहां n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। समझ में आई? तीसरी बात से चौथी बात को रिलेट करेंगे। तीसरी बात से चौथी बात को रिलेट करेंगे। तीसरी बात मैंने बोली थी कि देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। बताइए लक्षिका, इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं, किसी भी एटम में इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब सवाल उठता है कि ये एंगुलर मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। हम हो गए, ठीक है, हम अगर मूव कर रहे हैं, हमारा एक मास है, हम मूव करने लगे तो हमारा एक वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, एक मोमेंटम आ जाएगा। कार मूव कर रहा है, ठीक है, 100 kg का कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है विद स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम हो जाएगा। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, अभी सीधे प्लेन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करने लगे तो उसका मास तो होगा ही, वेलोसिटी भी होगी, एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, क्या, एक एक्स्ट्रा चीज एंगल आ जाएगी। और वो एंगल किसकी वजह से आएगा, किसी भी सर्कल के रेडियस की वजह से। जैसे जैसे वो चेंज होगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। अगर आप स्ट्रेट लाइन में पाथ में फॉलो कर रहे हो तो आपका मोमेंटम होगा, अगर वही पाथ आप किस में फॉलो करने लोगे, सर्कुलर पाथ में, तो आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। समझ में आ गया एंगुलर मोमेंटम? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिया, ठीक है, मोमेंटम नहीं लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एम वी, मैं मूव कर रही थी, एम मास की हूँ और v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी। लेकिन अगर मैं सर्कुलर पाथ में मूव करने लगूं विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मेरा एंगुलर मोमेंटम में एक एक्स्ट्रा चीज, मेरे मोमेंटम में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, क्या, r, जिसको मैं बोलूंगी, अब क्या हो जाएगा मेरा मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। मानते हो इस बात को? ठीक है, ये तो मैंने अपने सेंस में बात की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोहर मॉडल ऑफ एटम में किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई आपको पता है, n क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, कोई दिक्कत? यहां से आ गया आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में हम 2-3 फॉर्मूले देखेंगे और उससे हम बाकी के फॉर्मूले निकालेंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो उसके पास वेलोसिटी आएगी, रेडियस आएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो टोटल एनर्जी आएगा। तो इन 5 मुद्दों पे हमें डिस्कस करना है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है, पहला समझ में आ गया सबको? अब मैंने क्या बोला कि जो MVR है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h अपॉन 2 पाई का। तो मतलब ये क्या है, n अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, उसके बाद हमने देखा थी क्वांटाइजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे किसका क्वांटाइजेशन हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम का। तो इसी को कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब वो चीज एग्जिस्ट कर रही है किसमें, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में, क्वांटा में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, जो फोर्थ पोस्टुलेट था बोहर का, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था उसने। क्लियर है सबको? अब आते हैं 5th पॉइंट पे। मैंने क्या बोला कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी,
फिक्स्ड होगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। और जैसे जैसे अगर मेरे को छोटे सर्कल में ट्रैवल करना है तो मेरी एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। उससे बड़ा सर्कल बढ़ाऊं तो और ज्यादा, और बड़ा सर्कल और ज्यादा, और बड़ा सर्कल और ज्यादा। यही तो बोहर कह रहा था कि जैसे जैसे आपका स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बचपन में जो आपने देखा था KLMN, तो KLM, तो मैं भी 4 का ही डिस्कस कर रही हूँ, वैसे आपको भी पता है कि इनफाइनाइट हो सकता है। तो एनर्जी ऑफ K क्या होगी? कम होगी, फिर L, फिर M, फिर N। ठीक, समझ में आ गया? तो जब अब दो चीज होती है, कभी बोल देते हैं शेल, कभी बोल देते हैं ऑर्बिट। बड़ी मुसीबत है, शेल कब बोलना है, ऑर्बिट कब बोलना है। तो जब भी मैं क्या बोलूं, अल्फाबेट में बोलूं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? शेल। KLMN को मैंने अगर अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है तो यही चीज क्या हो जाएगी? शेल। अगर मैं इस पे नंबरिंग कर सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ये नंबरिंग में अगर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। मैं बोलूंगी, ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट शेल, मैं क्या बोलूंगी? फर्स्ट ऑर्बिट। मैं बोलूंगी के शेल, मैं ये नहीं बोलूंगी के ऑर्बिट। समझ में आ गया डिफरेंस? और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रेडियस। रेडियस किसका? स्टेशनरी ऑर्बिट का। ये 5th पॉइंट था। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अपना आराम से यहाँ पे मूव कर रहा है इस शेल में। अब ये जब तक एक शेल में मूव कर रहा है, अब देखो मैंने आपको एक काम बोल दिया कि आपने क्या करना है, सिर्फ सुबह उठना है और एक चक्कर, एक छोटा सा चक्कर लगा लेना है अपने घर का। कुछ नहीं करना, आपका जो घर का जो वो है चक्कर, पूरा उतना चक्कर लगा लेना है। अब आपको पता है कि आपने काम ही इतना करना है सिर्फ, तो ना तो आप यहाँ पे अपना ज्यादा एनर्जी क्या करोगे? लगाओगे, ना तो ज्यादा एनर्जी गेन करोगे, ठीक है। अब इतने से चक्कर लगाने के लिए आप ग्लूकोन डी पी के तो जाओगे नहीं, ठीक है। मेरा क्या मतलब है, ना तो एनर्जी गेन करोगे और ना एनर्जी लूज करोगे, क्योंकि आपका मोमेंटम बन गया है इसमें घूमने का, आपकी आदत बन गई है, ठीक है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि इस शेल में है, ठीक है, ये शेल में इसको आदत पड़ी हुई थी छोटा चक्कर लगाने की, इसको आदत पड़ी हुई है बड़ा चक्कर लगाने की, तो जब तक ये अपने घर में चक्कर लगा रहा है, इसका घर बड़ा है इसका घर छोटा है, तो जब तक अपने घर में चक्कर लगा रहा है ये ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। अगर इसको घर बदलना पड़े, मैं बोलूं कि आपको अपने घर का चक्कर लगाना ही है, अपने साथ साथ पड़ोसी के भी घर का चक्कर लगाना है, तो आपको पहले पड़ोसी के घर के बाहर जाना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी गेन करना पड़ेगा, और मूव करोगे तो एनर्जी लूज भी करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो 6th पॉइंट था वो यही था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा। इट विल नीदर गेन नॉर लूज एनर्जी, ठीक है, जब तक वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। 6th पॉइंट समझ में आ गया? जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, मुझे बताओ इसमें सबसे कम एनर्जी किसका है? कौन से शेल का लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ऑर्बिट में? बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 कह सकती हूँ, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट है।
तो जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और लोएस्ट एनर्जी स्टेट कभी क्या n इक्वल्स टू 0 हो सकता है? क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस सकता है? नहीं। क्या कभी 2 हो सकता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट? क्योंकि आपको पता है 2 से भी कम एनर्जी स्टेट होता है 1 का, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट हमेशा क्या होगा? n इक्वल्स टू 1, ठीक है, और उसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन में कभी भी ग्राउंड स्टेट आए तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दैट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक। और ये होता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट को GS से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्साइटेड एनर्जी, अब एक्साइटेड एनर्जी क्या हो सकता है? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट क्या हो सकता है? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट बोलते हैं। बेटा मैंने फिर वही बोला ना, अब 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। लास्ट ऑर्बिट क्या हो सकता है? इंफिनिटी, 2 से लेके इंफिनिटी तक सब एक्साइटेड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी स्टेट क्या हो सकता है इसमें? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की बात करूं, ES क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट तो हमेशा क्या होगा? n इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के में 1s1 होता है ना। अभी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे और हाइड्रोजन पे मत आओगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम और अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जितना मैं बोल रही हूँ उतना एक जनरल एटम के लिए, किसी एटम को स्पेसिफाई करके मत देखो, ठीक है। जनरल एटम की बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट समझ में आ गया, एक्साइटेड स्टेट समझ में आ गया, ठीक है। मुझे बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन पहली बार एक्साइट कब होगा? जब वो कौन से एनर्जी स्टेट में होगा? व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट? द फर्स्ट ES क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है आपका n इक्वल्स टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है? n इक्वल्स टू 3। नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट क्या है? n इक्वल्स टू 10। अगर मैं बोलूं 100th एक्साइटेड स्टेट क्या है? 100th एक्साइटेड स्टेट तो क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 101 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है और आप गलती से n इक्वल्स टू 1 ले लेते हो, ठीक है। अभी तो आप सब लोग बता रहे हो, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? अब लोएस्ट एनर्जी स्टेट ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं है, मतलब वो किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में नहीं है, ठीक है, तो वो किस में होगा? या तो 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, मतलब वो किस स्टेट में है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं है, उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी आपकी जब ज्यादा होगी तभी तो एक्साइटेड होगे। किसी चीज के लिए आप एक्साइटेड होते हो तो क्या कूदने फांदने लगते हो, दौड़ने भागने लगते हो, मतलब क्या है? आपके पास एनर्जी ज्यादा आ गई है ना। जब आपकी बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, बहुत भूख लगी रहती है घर में, तो क्या करते हो? आप एक जगह चुप करके बैठे रहते हो जब तक मम्मी रोटी बनाती है ना। तो वो क्या होता है? आपका लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। उस टाइम आप एकदम शांत रहते हो, कोई दौड़ भाग नहीं करनी होती। तो ग्राउंड स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन्स का भी और एक्साइटेड स्टेट भी होता है। आगे बात समझ में? जस्ट लाइक अस। तो कितने पॉइंट्स हो गए थे? अब मैंने क्या बोला? ये आपका न्यूक्लियस था, KLMN, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ग्राउंड स्टेट में है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में लोएस्ट एनर्जी। मेरे को क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 पे लेके जाना है, तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर टू हायर एनर्जी स्टेट। जंपिंग क्या होगी? हायर पे ही होती है,
ठीक है। फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है तो वो कैसा होगा, बाय गेनिंग एनर्जी। ठीक है, तो वन एनर्जी स्टेट से, एक एनर्जी स्टेट से, फ्रॉम वन, ES नहीं लिखना, वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो वो कैसे होगा आपका, एनर्जी गेन करके। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में गेन करता है, मैंने आपको बोला कि इसमें जो भी एनर्जी आएगी वो आप किस फॉर्म में गेन कराओगे, फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी मान लो फोटोन के फॉर्म में इसको मैंने एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना रेडियस बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, रेडियस बढ़ाना चाहेगा तो ये अब क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और ये एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो मान लो 1 से 2 पे जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जा सकता है कि नहीं जा सकता, 1 से 3 पे जा सकता है, 1 से 4 पे जा सकता है, 2 से 3 पे जा सकता है, 4 से 5 पे जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्या बोल रहे हैं हम, ये 1 2 क्या है, n है, मतलब एनर्जी, मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये है आपका एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एरो से प्रेजेंट करते हैं कि 1 से कूद के 2 पे गया, 2 से कूद के 3 पे गया, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, ट्रांजिशंस। These are the transitions, and this transition is occurring by absorbing energy. This transition is occurring by absorbing energy in the form of photons. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आगे बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, मान लो इस इलेक्ट्रॉन जो है ये इस स्टेट में है, अब क्या कर रहा है, ये मान लो एनर्जी लूज करने लगा, अब ये एनर्जी लूज करके कहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी, हाँ, ग्राउंड स्टेट तक जा सकता है मिनिमम। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट पर आ सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर 4 पे है तो 4 से 3 पर आ सकता है, 4 से सीधे 1 पर भी आ सकता है और 4 से 2 पर भी जा सकता है। ठीक है, कुछ भी जा सकता है। ठीक है, 6 से 5 पे जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ट्रांजिशंस है ये सारे, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, बाय लूजिंग एनर्जी। अब एनर्जी लूज भी किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। मतलब जब एनर्जी लूज करेगा तो भी क्या रेडिएट करेगा, वो लाइट रेडिएट करेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था आपको कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो समवट क्या होगी, हमारा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी जैसी ही होगी। ठीक है, एनर्जी गेन कर रहा है तो भी फोटोन के फॉर्म में, और एनर्जी लूज कर रहा है तो भी फोटोन के फॉर्म में। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। 3 बातें सुनो, जब तक अपने ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन तब तक ना एनर्जी गेन कर रहा था ना एनर्जी लूज कर रहा था, लेकिन अगर इसको हायर ऑर्बिट में जाना है तो ये एनर्जी गेन करेगा। किसी भी हायर ऑर्बिट में इसका ट्रांजिशन हो सकता है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अगर इसको लोअर एनर्जी में आना है तो इट विल लूज एनर्जी। ठीक है, एंड इट कैन हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनी of the higher state to any of the lower state, ठीक है, by losing energy in the form of photon। समझ में आ गया, क्लियर है सबको।
अब जो देखो एक्साइटेड स्टेट जो होता है, एक्साइटेड स्टेट मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कि आपने बहुत खाना खा लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो आप क्या करते हो, आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका पेट में एसिडिटी होने लगती है, तो आप क्या बोलते हो कि हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, ठीक है, वॉक कर लोगे क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल फील करने लगते हो, मतलब आपके पास एनर्जी ज्यादा आ गई, तो आपने क्या किया, एनर्जी थोड़ी अपनी यूज की और एनर्जी आपने लूज करने की कोशिश की, ठीक है, एनर्जी लूज करते ही आप क्या होगे, थोड़े स्टेबल होगे। तो कोई भी चीज, चाहे आप किसी भी इंसान को कह लो या कोई भी एटम के से लेके इंसान से लेके कोई भी चीज कह लो, अपने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, ये बात मानते हो, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, आखिरकार तो धरती पे आना ही पड़ेगा ना, ठीक है, बोलते ना बहुत उड़ रहा है, क्योंकि एक टाइम में तो उसको धरती पे आना ही है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रहता है, उसको ग्राउंड स्टेट पे तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है, लेकिन कल नहीं, ये आज नहीं तो कल तो हम अपने लिए बोलते हैं इट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से लेके इसको ग्राउंड स्टेट पे आने में कितना टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एनर्जी गेन किया, एक्साइटेड स्टेट में गया और तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करके वापस अपने स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या रह सकता है, बहुत कम देर के लिए रह सकता है, एंड इट हैज टू कम ऑन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी ली, उसमें एक स्टोन को टाई किया उसके एक एंड पे, और मैंने उसको ऐसे घुमाना शुरू किया, कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, मैं इसको एनर्जी दे रही हूं, मैं इसको एनर्जी दे रही हूं, तो इसका सर्कुलर मोशन क्या है, मेंटेन है। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और एक जो मेरे स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही होगी वो क्या हो रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन का और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। जैसे ही मैंने टेंशन लूज किया, जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी देनी बंद की, क्या होगा, वो वापस से गिर जाएगा, ठीक है, अपना सर्कुलर मोशन क्या करेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चीज के सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए दो ऑपोजिट टेंडेंसी के फोर्सेस जो होती हैं, एनर्जीज होती है, वो उसको क्या करना चाहिए, इक्वेट करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। और मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी आ रही होगी, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन है ये, और ये है न्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है या अवे फ्रॉम द सेंटर है, वेरी गुड, टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। रेडियस कितना है, आर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो लग रहा है ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और ये किसके बराबर है आपका, कि जिसको मैंने 1/4πε0 बोला था आपको, Q1 Q2 by r²। तो Q1 क्या हो गया आपका E, Q2 क्या हो गया ZE, तो ZE into E upon r²। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स क्या है आपका K ZE² upon r²। पहली बात, टुवर्ड्स द सेंटर आपका लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो किसके बराबर होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा, किसके बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r, ठीक है, mv²/r, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दो तरह का फोर्स है,
एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक और एक है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तभी ये क्या कर रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर पा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से हम आते हैं बीएमए के दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, क्या कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इज इक्वल्स टू k Zd²/r²। आर काट लेना, काटने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे फॉर्मूले में दोनों का फॉर्मूला एक साथ दिखेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला वो कौन सा था, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देखोगे अपने फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, आप इतना समझ जाओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, Zd क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज है, Z और इंटू E। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज Z जो कि एटॉमिक नंबर होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो ये Zd और ये E। ठीक है, Q1 Q2 है इस पे चार्ज। आप सिर्फ इतना जान जाओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा ही होगा मुझे लग रहा है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r। ठीक है, और ये दोनों टेंडेंसीज क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर बराबर है, तभी वो सर्कुलर पाथ क्या कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। तो mv²/r इज इक्वल्स टू k Zd²/r²। ठीक है, तो ये सारे पोस्टुलेट्स थे किसके, बोहर मॉडल ऑफ एटम के। पहला इसमें क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो क्या होता है mvr, ये किसके बराबर हो जाएगा, NH/2π। पहला ये था और दूसरा ये था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स इसका कैसे होगा, मतलब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने क्या बोला था कि हम सबकी वैल्यू देखते हैं, सबकी वैल्यू हमें पता ही है, वो पुट करेंगे, उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो मैथमेटिक्स में हम तो दो ही फॉर्मूले पर बात कर सकते हैं, एक mvr इज इक्वल्स टू NH/2π और एक mv²/r इज इक्वल्स टू k Zd²/r²। ठीक है, अब इसमें दो चीजें अननोन हो सकती हैं, एक तो आप वेलोसिटी निकालने को बोल सकता है आपको, और एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने को बोल सकता है। बाकी सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का हम रेडियस और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए, अभी तक जो चीजें थी वो पोस्टुलेट्स से लिखने वाली चीजें ज्यादा थी, इसलिए हम लिख रहे थे। अब आगे से हम क्या करेंगे, क्लास में ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ किसका, ऑर्बिट का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पहला फॉर्मूला देखा था हमने क्या, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, और क्या था हमारा, mv²/r इज इक्वल्स टू k, क्या हो जाएगा, Zd²/r²। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, v का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, v, तो ये क्या हो जाएगा, NH/2π m इंटू r फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें जो v का फॉर्मूला आया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये m/r बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, m²h²/4π² और m²r²। कोई दिक्कत, चाहे एक रफ नोटबुक ले लो, उसमें साइड साइड में लिखते जाओ, साथ साथ में मेरे लिखते जाओ, तब समझ में आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k Zd²/r²।
अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यूज है? के की वैल्यू क्या रखते हैं हम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? सीजीएस सिस्टम में मैंने बोला था के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और एसआई यूनिट में 9 × 10 का पावर 9, ठीक है। एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम में अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या है? अब क्या हो सकता है इसमें? अननोन क्या है पहले ये बताओ। एक तो आपका मास तो पता ही आपको, रेडियस अननोन है, ठीक है। वेलोसिटी तो हमने सब्स्टिट्यूट ही कर दिया, तो अभी क्या हमारा सिर्फ रेडियस अननोन है। के हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जेड ई कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ठीक है। एन चलो हर उसके लिए हर ऑर्बिट के लिए एन अलग अलग होगा, तो एन को भी हम करते हैं वेरिएबल ही रख देते हैं, ठीक है। जेड भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो जेड और एन क्या होगा? अलग अलग एटम के लिए और अलग अलग ऑर्बिट के लिए चेंज होगा। जेड क्या है आपका? जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? अगर मैं एक एटम की बात कर रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसपे कितना चार्ज होगा? जेड ही है ना, जेड ही चार्ज ही तो होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? ई। तो जेड ई तो कांस्टेंट है आपका 1.6 × 10 का पावर -19, लेकिन जेड क्या है आपका? अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। और एन क्या होगा? अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एन होगा। उसके अलावा के कांस्टेंट है, ठीक है। एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां से देखो एम से एम कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे एक आर बच गया, और ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एन स्क्वायर। आर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये आर उधर चला गया, नीचे क्या बच गया आपका? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बच गया? नीचे m बच गया, और ये के जेड स्क्वायर नीचे आ गया। के जेड स्क्वायर ये बराबर हो गया किसके? आर के। तो रेडियस आ गया आपका। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी इतने लंबे फॉर्मूले को याद करने के लिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने क्या करना है, सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, पूछ देता है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करना है? निकाल लेना इन दोनों को यूज करके। यहाँ से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें डाल दो, आपका r की वैल्यू आ जाएगी। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो इसके बाद में फॉर्मूला बता रही हूँ ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज पुट करके, अगर हम जो कांस्टेंट जो एक यहाँ पे ये सारी चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये बच क्या जाएगा? सिर्फ n और z, ठीक है। हाँ, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट का हो सकता है, इसलिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 0.529। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को हमने रखा, तो हमारा आया 0.529। कैसे कैलकुलेट किया, क्या किया, वो आप घर पे कर लेना कैलकुलेशन, इतना मन करे कैलकुलेशन करने का, याद ये आपको रखना है सिर्फ 0.529 ऊपर है आपका n स्क्वायर अपॉन z, और ये जो आपका रेडियस आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब जो नोट्स में मैंने दिया हुआ है इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं बेस्ड ऑन दिस, तो वो क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। और कल जो हम निकालेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे और एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में आपको वेलोसिटी, रेडियस और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज 5 थिंग्स यू शुड नो,
ठीक है। अभी हमें इस पे ग्राफ भी करना है तो अभी टाइम लग जाएगा शायद, तो हम कल ही करेंगे, ठीक है।